गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 में लेसन 1 का ये अगला टॉपिक है। टॉपिक का नाम है परिवहन, ट्रांसपोर्ट। ठीक, तो पिछले वीडियो में जितने भी पिछले वीडियो बनाए हैं हमने, उसमें आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र के विषय में पूरा का पूरा जान लिया है। अब पूरा श्वसन तंत्र लगभग समाप्त हो चुका है। अब हम एक नया सिस्टम शुरू कर रहे हैं, एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, परिवहन, ट्रांसपोर्ट। ठीक, इसमें हम आपको इसमें बहुत से इस टॉपिक में और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम रुधिर, हृदय, धमनी, शिराएं, इन सब के विषय में विस्तृत रूप से जानेंगे। तो जो ये पूरा सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम को परिवहन कहते हैं। और परिवहन जो सिस्टम होता है, ये एक पूरा परिवहन तंत्र के विषय में पूरा परिभाषा है, उसकी आवश्यकता क्या है, परिवहन तंत्र की, परिवहन तंत्र के प्रकार क्या है, तो आज हम उनके विषय में जानेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिवहन। परिवहन होता क्या है, क्या मतलब है ट्रांसपोर्ट का, परिवहन का। देखिए, परिवहन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए, उसे कहते हैं परिवहन। जैसे आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो व्यक्ति हैं या जो वस्तुएं हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान के द्वारा, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चीज के द्वारा, बस, ट्रक, एरोप्लेन या किसी चीज के द्वारा उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। तो इस क्रिया को परिवहन कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी परिवहन है। परिवहन हमारे शरीर में भी होता है, क्योंकि हमारे शरीर में भी विभिन्न प्रकार के चीजें होती हैं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना और ले जाना होता है। इसीलिए इसको भी शरीर में भी इसको परिवहन कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक, तो परिवहन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। ठीक, तो ये होता है परिवहन। अब परिवहन की आवश्यकता क्या है, क्यों जरूरी है परिवहन हमारे शरीर के लिए? देखिए, परिवहन इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे शरीर में जो सभी जीवित कोशिकाएं होती हैं, सभी जीवित कोशिकाओं को कुछ न कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, हम लोग भोजन खाते हैं तो भोजन में जो पोषक पदार्थ होते हैं, उन पोषक पदार्थों को भी कहाँ पहुंचाना होता है, कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है। क्योंकि जब तक हम इन पोषक पदार्थों को, ऑक्सीजन को, इन अच्छे चीजों को कोशिकाओं तक पहुंचाएंगे नहीं, तब तक कोशिकाओं का पोषण नहीं हो पाएगा। और कोशिकाओं को इन सब चीजों को पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। लेकिन हम आपको बता दें कि केवल अच्छी चीजों को ही, जैसे ऑक्सीजन है, पोषक पदार्थ हैं, इन सबको पहुंचाने का कार्य ही परिवहन का नहीं होता है, बल्कि जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं, जैसे CO2 बनता है, अमोनिया बनती है, यूरिया बनती है, तो इन सब चीजों को भी, जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं, इनको शरीर से बाहर निकालने के लिए भी एक कोशिका से और शरीर के विभिन्न अंगों तक लाया जाता है। तो आवश्यक पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक ले जाया जाता है और वहां से हानिकारक पदार्थों को, विषैले पदार्थों को शरीर के उत्सर्जी अंगों तक लाया जाता है। तो कोशिकाओं तक पदार्थों को ले जाना और हानिकारक पदार्थों को विभिन्न अंगों तक लाना, ये कार्य होता है परिवहन का। इसीलिए परिवहन की आवश्यकता होती है। ठीक, तो हमने जाना परिवहन और परिवहन की आवश्यकता क्या होती है। ठीक, अब हम जानेंगे परिवहन की परिभाषा। अगर आपसे पूछा जाए परिवहन क्या है, तो परिवहन की परिभाषा आप कॉपी पर क्या लिखेंगे, एग्जाम में क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे वही चीज को छोटी सी परिभाषा के रूप में बना दिया गया। जैसा कि मैंने बताया
कि जो भी हम चीजें लेते हैं, ऑक्सीजन है, पोषक पदार्थ हैं, उनको कोशिकाओं तक पहुंचा दिया। कोशिकाओं में जो भी खराब चीजें बनी, विषैली चीजें बनी, उनको शरीर के उत्सर्गी अंगों तक लाया गया। इस क्रिया को परिवहन कहते हैं। तो यही परिभाषा भी है इसकी। क्या है परिभाषा? देखिए परिवहन की, कि ग्रहण किए गए पदार्थ, ग्रहण किए गए पदार्थ अर्थात जो पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, भोजन पचने के बाद जो पोषक पदार्थ है, तो इन सबको क्या कहते हैं? ग्रहण किए गए पदार्थ। तो ग्रहण किए गए पदार्थों को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा वहां पर बने, वहां पर उत्पन्न अतिरिक्त हानिकारक पदार्थों जैसे CO2, NH3, यूरिया, हानिकारक पदार्थों को निश्चित स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को, निश्चित स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। ठीक, जो हम लोग पदार्थ ग्रहण करते हैं उनको कोशिकाओं तक पहुंचा दिया, कोशिकाओं में जो हानिकारक विषैले पदार्थ बने उनको एक निश्चित स्थान तक अर्थात उत्सर्जी अंगों तक लाया गया। इस क्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। तो ये परिवहन की परिभाषा समझ में आ गई होगी। ठीक, अब परिवहन के प्रकार देखिए, परिवहन के प्रकार क्या होते हैं, कितने होते हैं? आखिर परिवहन के प्रकार हमें तीन ही क्यों बताए? तीन ही क्यों बनाए गए परिवहन के प्रकार, और क्यों नहीं बनाए गए परिवहन के प्रकार? ठीक, तो इसका एक ना एक बेस होता है, इसका आधार होता है। किसी भी चीज का जब प्रकार बनाया जाता है तो जब उनके काइंड्स बनाए जाते हैं तो उसका बेस भी बनाया जाता है, कि आधार होता है उनका। तो परिवहन के जो प्रकार होते हैं, तो परिवहन के प्रकार होते हैं तीन। कितने होते हैं? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो पहला है जल परिवहन तंत्र। पहला कौन सा है? जल परिवहन तंत्र। दूसरा कौन सा है? लसिका परिवहन तंत्र। और तीसरा कौन सा है? रुधिर परिवहन तंत्र। लेकिन ये जो तीन तंत्र बनाए गए हैं, इसका आधार क्या था? तो देखिए, ऐसे कुछ जीव होते हैं जिनमें जल भी जल पाया जाता है, जैसे स्पंज है, स्टार फिश है, सितारा मछली जिसको बोलते हैं। ठीक, तो उसमें तो जल पाया जाता है, उसमें तो ब्लड कहाँ से आएगा? ठीक, तो उनका परिवहन तो जल के द्वारा हो गया। तो और किसी में लसिका पाई जाती है, तो किसी में रुधिर पाया जाता है। तो सब में अलग अलग प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है, जैसा द्रव वैसा प्रकार। तो परिवहन तंत्र में बहने वाले द्रव के आधार पर, परिवहन तंत्र में बहने वाले द्रव के आधार पर, किसके आधार पर? परिवहन तंत्र में बहने वाले द्रव के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया: जल परिवहन तंत्र, लसिका परिवहन तंत्र और रुधिर परिवहन तंत्र। जल परिवहन तंत्र, लसिका परिवहन तंत्र और रुधिर परिवहन तंत्र। अब जल परिवहन तंत्र क्या होता है? जैसे कुछ फाइलम के जंतु, जैसे फाइलम पोरीफेरा है, मतलब स्पंज, जिसमें स्पंज आते हैं। पिछले क्लास में आप 9th में पढ़े होंगे फाइलम वगैरह के विषय में। ठीक, तो पढ़ाया गया होगा आपको। तो उसमें स्पंज बताया गया होगा, फाइलम पोरीफेरा होता है। एक सीलेस्टेटा बताया होगा जिसमें हाइड्रा होता है। क्या होता है? हाइड्रा। सीलेस्टेटा में क्या होता है? जैसे हाइड्रा वगैरह आते हैं। और संग टाइडोडर्मेटा, उसमें आती है स्टारफिश। क्या आता है? टाइडोडर्मेटा का उदाहरण क्या है? स्टारफिश। और सीलेस्टेटा का उदाहरण हाइड्रा। और स्पंज, स्पंज किसका है? किस फाइलम का है? पोरीफेरा। ठीक, तो इस प्रकार से ये जितने भी जंतु होते हैं, जितने भी जंतु है, जैसे स्पंज है, हाइड्रा है, स्टारफिश है, तो इनमें क्या पाया जाता है? इनमें जल परिवहन तंत्र पाया जाता है। क्योंकि जो भी पोषक पदार्थ ये ग्रहण करते हैं और जो भी ये हानिकारक पदार्थ हम निकालते हैं, वो किस माध्यम से करते हैं? ये जल परिवहन तंत्र के द्वारा करते हैं। तो इतनी परिभाषा पर्याप्त है यहाँ पर हाई स्कूल में। ठीक, तो ये इनमें जल परिवहन तंत्र पाया जाता है। अब दूसरा आता है लसिका परिवहन तंत्र। ठीक, दूसरा कौन सा आता है? लसिका परिवहन तंत्र। ठीक, तो लसिका परिवहन तंत्र क्या होता है? तो लसिका परिवहन, पहले तो जानते हैं लसिका होता क्या है। ठीक, तो जो लसिका होती है, जो लसिका होती है, लसिका एक छना हुआ रुधिर है। क्या है? लसिका क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए लसिका क्या है, तो लसिका एक छना हुआ रुधिर होता है। ठीक, लसिका एक छना हुआ रुधिर होता है।
और जो कशेरुकी जंतु होते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, कौन से जंतु? कशेरुकी जंतु जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो कशेरुकी जंतु क्या होते हैं? कशेरुकी जंतुओं में जो रुधिर होता है, जो रुधिर ऊतक होता है, जो रुधिर ऊतक होता है, जो रुधिर होता है वो ऊतक कोशिकाओं के सीधे संपर्क में नहीं होता। और ब्लड होता है जो वो ऊतकों की कोशिकाओं के सीधे संपर्क में नहीं होता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है वो धमनी और शिराओं में बहता है। ठीक, धमनी और शिराओं में बहता है, तो कोशिकाओं के सीधे संपर्क में नहीं होता। तो वही बात लिखी हुई है कि जो रुधिर होता है वो ऊतक के सीधे संपर्क में नहीं होता है और वह कोशिकाओं से छनकर, वह कोशिकाओं से छनकर लसिका द्रव के रूप में, जो रुधिर होता है वो कोशिकाओं से छनकर, सेल्स से छनकर लसिका द्रव के रूप में कोशिकाओं के संपर्क में होता है। मतलब सीधा सीधा कहें कि लसिका एक छना हुआ रुधिर है। लसिका कैसा रुधिर है? छना हुआ रुधिर है। ठीक, जो कशेरुकी जंतु होते हैं, कशेरुकी जंतुओं में जो रुधिर होता है वो ऊतक के सीधा संपर्क में नहीं होता। जो कशेरुकी, जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों के अंदर जो ब्लड है वो कोशिकाओं से सीधा संपर्क में नहीं होता। फिर होता कैसे? तो ये जो रुधिर है ये कोशिकाओं से छन जाता है। जो रुधिर है ये कोशिकाओं से छन जाता है। छनने के बाद ये लसिका के रूप में कोशिकाओं के संपर्क में आता है। कोशिकाओं से छन गया, छनने के बाद ये क्या बन गया? अब लसिका बन गया। लसिका बनने के बाद अब किसके संपर्क में आ जाएगा? डायरेक्ट कोशिकाओं के संपर्क में सीधा आ जाता है। ठीक, तो ये होता है हमारा लसिका परिवहन तंत्र। ठीक, अब अगला जो आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रुधिर परिवहन तंत्र। देखिए, जो तंत्र होता है, जो एक सिस्टम होता है वो अकेला नहीं होता है। तंत्र का मतलब होता है कि उसके साथ बहुत से अंगों का समावेश होता है। बहुत से जब अंग मिलते हैं, जब कई अंग एक साथ मिलकर काम करते हैं, जब कई अंग एक साथ मिलकर काम करते हैं तब उसको तंत्र बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। तो तंत्र इसीलिए लिखा हुआ है। तंत्र का मतलब होता है जब कई अंग एक साथ मिलकर काम करें तब उसे कहते हैं तंत्र। तो जो रुधिर परिवहन तंत्र होता है वो अकेला काम नहीं करता है, बल्कि रुधिर परिवहन तंत्र में कई अंग आते हैं, कई भाग होते हैं, जैसा कि रुधिर है, हृदय है, धमनी है, शिराएं हैं। तो ये सब मिलकर रुधिर परिवहन तंत्र बनाते हैं। मतलब कौन कौन चीजें रुधिर परिवहन तंत्र बनाते हैं? तो रुधिर, हृदय, धमनी और शिराएं, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? रुधिर परिवहन तंत्र बनाते हैं। तो आज हम केवल आपको इतना बताएंगे कि रुधिर परिवहन तंत्र किससे मिलकर बना होता है। तो 4 चीजों से मिलकर बना होता है, रुधिर, हृदय, धमनी और शिराएं। अब इसका हर एक टॉपिक एक अलग टॉपिक होगा, जैसे कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे पूरा रुधिर के विषय में। मतलब जब कल हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम उसमें आपको पूरा रुधिर के विषय में बताएंगे। ठीक, फिर जब हम अगला टॉपिक बनाएंगे, जब पूरा रुधिर समाप्त हो जाएगा, फिर हम आपको हृदय बताएंगे कि हार्ट क्या होता है, हृदय की आंतरिक संरचना कैसी होती है, हृदय कार्य कैसे करता है, ये सब हम आपको बताएंगे हृदय के बारे में। फिर आता है धमनी। तो जो धमनियाँ होती हैं वो धमनी क्या होती है, शिराएं क्या होती हैं, धमनी और शिरा में अंतर क्या होता है। तो इस प्रकार से हम अब एक नए टॉपिक के अंतर्गत हर एक भाग को अलग से पढ़ाएंगे। तो कल हम आपको रुधिर के विषय में पूरी जानकारी देंगे। आज के लिए बस केवल हम परिवहन के विषय में जाना है और परिवहन तंत्र के प्रकार के विषय में जाना है, जल परिवहन तंत्र के विषय में जाना है थोड़ा सा, और लसिका परिवहन के विषय में थोड़ा सा जाना है। लेकिन जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है रुधिर परिवहन तंत्र। तो रुधिर परिवहन तंत्र को हम कल से सिस्टम बाय सिस्टम एक एक भाग को जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से रुधिर के साथ एक नए वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू।